हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के एक एबनॉर्मल से सिनेरियो को लेकर, जहां पर निफ्टी में तो ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, लेकिन हम सबके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट नज़र आती है। अब मैं पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं कि ऑपरेटर यहां पर किस तरीके से निफ्टी को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से निफ्टी को रोक पाते हैं और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट रहती है, जिसके चलते एक्चुअल में हम सबको अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर काबिलियत की कमी है और सिर्फ पैसा म्यूचुअल फंड्स में या फिर जो बिग फंड हाउसेस हैं सिर्फ वही बनाकर दे सकते हैं, हम सब नहीं बना सकते। जबकि इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो ये हैं कि किस तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर जो ऑपरेटर्स हैं कौन सी कंपनीज में पैसे लगाकर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा गिरावट नहीं आती, या फिर वो निफ्टी को इस तरीके से रोक कर रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम सबको ऐसा लगता है कि मार्केट में गिरावट नहीं है, मार्केट सिर्फ 10% डाउन है और हम सबके पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। यहां पर सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है कि हमने ओवरऑल चीजें काम कैसे करती हैं, किस चीज की कितनी वेटेज है, यहां पर निफ्टी का काम क्या है, निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितने स्टॉक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाती है, वहां से गिरना शुरू होती है, तो कितने स्टॉक्स में कितनी गिरावट आती है, ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो यहां पर निफ्टी की पूरी फंक्शनैलिटी को समझेंगे, ऑपरेटर किस तरीके से निफ्टी को एक जगह रोक कर रख सकता है सिर्फ कुछ ही स्टॉक के बल पर, उस चीज को मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ यहां पर दिखाऊंगा। तो इससे हम सबको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस के हम सब समझ पाएंगे कि अगर हमें सेम तरह के अपने पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस हम चाहते हैं जिस तरह की निफ्टी की होती है, यानी कि जब निफ्टी नीचे आए तो हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे ना आए, और जब ऊपर जाए तो निफ्टी से थोड़ा सा ऊपर हमारा पोर्टफोलियो जाना चाहिए। तो उस चीज को लेकर भी मैं आपके सामने यहां पर समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से समझना पूरी वीडियो को। और यहां पर सबसे पहले हम एक बार बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स की। तो निफ्टी में यहां पर टू लेवल्स हैं बेसिकली। वन लेवल इज ऑन 19 अक्टूबर 21 जो बना था, और 19 अक्टूबर 21 को यहां पर हाई बना था, और 1 दिसंबर 22 को इससे थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि जो लेवल इससे पहले हमारे बने थे उससे थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से फिर से नीचे आने लगा। तो यहां पर जो अगर हम ओवरऑल फॉल की बात करने लगे और हम उन डेज के क्लोजिंग की बात करने लगे, तो क्लोजिंग से लेकर यानी कि जो पहले हमारा हाई बना था अक्टूबर में 19 अक्टूबर को, तब जो क्लोजिंग था प्राइस वहां से अभी कितने परसेंट फॉल है, दिस इज ऑलमोस्ट 7.09% फॉल है। और यहां पर जो सेकंड फॉल की अगर हम बात करने लगे, यानी कि 1 दिसंबर से जो फॉल आया, दैट इज 9.20%। तो ओवरऑल लास्ट 1.5 ईयर से मार्केट डाउन साइड में है, निफ्टी डाउन साइड में है, वो हम सब यहां पर देख सकते हैं। ये इन्हीं नंबर्स को मैंने क्या किया यहां पर मेंशन किया, और यहां पर टू टेबल्स हैं हमारे पास। वन टेबल है 1 दिसंबर से लेकर 29 मार्च तक, यानी कि 1 दिसंबर में जो लेटेस्ट लाइफ टाइम हाई बना था 18812 का, लाइफ टाइम हाई नहीं था, दैट इज द क्लोजिंग ऑफ 1 दिसंबर 22। सो ऑल दीज फिगर्स आर द क्लोजिंग फिगर्स, नॉट द हाईएस्ट फिगर्स। तो क्लोजिंग फिगर्स को लेना ज्यादा अच्छा मैंने समझा, इसलिए लिया। और सेकंड यहां पर टेबल है 19 अक्टूबर 2021 को, यानी कि अब से करीब करीब 1.5 ईयर्स बैक की नंबर्स हैं। तो निफ्टी में 9.21% का यहां पर फॉल हम देख सकते हैं लास्ट 4 मंथ्स में। और यहां पर हम 7.26% का फॉल देख सकते हैं लास्ट 1.5 ईयर्स में, यानी कि 18 मंथ्स में। तो यहां पर ओवरऑल निफ्टी तो डाउन हुई हमारी 7.26% लास्ट 1.5 ईयर में, और निफ्टी यहां पर लास्ट 4 मंथ्स में डाउन हुई 9.21%। लेकिन जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की सिचुएशन यहां डिफरेंट ही नजर आती है, वो और बहुत ज्यादा डाउन नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें वेटेज कितने स्टॉक्स की कितनी है। तो अगर हम यहां पर एक नंबर देखें,
निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स उठाकर देखते हैं। ये निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं वेटेज के हिसाब से। सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, दूसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज की 10% से ज्यादा वेटेज है और एचडीएफसी बैंक की 9.23% वेटेज है। अब जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो 9.23 प्लस 6.16 ये ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास की वेटेज अकेले एचडीएफसी बैंक की हो जाएगी। तो अभी टॉप 10 जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कुल मिलाकर वेटेज हमारी निकल कर आती है 59.24%, यानी कि 60% वेटेज हमारे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स की हैं। यानी कि अगर इन टॉप 10 स्टॉक्स को यहां पर कंट्रोल कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरी निफ्टी कंट्रोल हो जाएगी। 60% क्योंकि वेटेज इसकी है और बचे हुए जो 40 स्टॉक्स हैं 40 स्टॉक्स की वेटेज है 40%। तो आप ध्यान से समझना, ये 10 स्टॉक्स जो हमने यहां पर बात की, इन 10 स्टॉक्स की वेटेज है 60%, यानी कि ऑन एन एवरेज कितनी वेटेज हुई एक स्टॉक की 6%। और बचे हुए 40 स्टॉक्स की वेटेज कितनी है 40%, यानी कि बचे हुए 40 स्टॉक्स जो हैं उनकी ऑन एन एवरेज वेटेज कितनी है 1%। और इन 10 स्टॉक्स की ऑन एन एवरेज वेटेज कितनी है 6% और बचे हुए 40 की 1%। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि अगर बचे हुए 40 स्टॉक्स को ध्यान भी ना दिया जाए, उनकी पिटाई कर भी दी जाए और सिर्फ इन 10 स्टॉक्स को यहां पर मैनेज कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो निफ्टी को कंट्रोल कर पाएंगे। और निफ्टी को कंट्रोल करने के बाद में बाकी सारे स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उनको जरूरत से ज्यादा सस्ते प्राइस पर लाया जा सकता है, जिससे हर किसी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को लगने लगे अपने बस की बात नहीं है, स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं यहां से। स्टॉक मार्केट में सिर्फ जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, वो जितने भी वर्ड्स हैं, रिस्की है, हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं है, हमारे तो जन्म कुंडली में ही ऐसा नहीं लिखा हुआ कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। तो ये सारी बातें माइंड में आने लगती हैं जो कि सच नहीं है। हम जब निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी एक सेंटीमेंट्स ऑफ कोर्स बनाता है, लेकिन सिर्फ निफ्टी सेंटीमेंट्स नहीं बनाता, निफ्टी 500 भी सेंटीमेंट्स बनाता है। और निफ्टी 500 में भी अगर हम यहां पर वेटेज की बात करने लगे तो टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज वहां पर भी 50% के आसपास आती है और बचे हुए 490 स्टॉक्स की वेटेज वहां पर भी 50% के आसपास आती है। हम इसको 40% या 35% के आसपास भी रह सकते हैं, यानी कि वहां पर जो निफ्टी 500 के टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनकी वेटेज 50% से ज्यादा होती है। वो नंबर्स भी हम अलग एक वीडियो बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां ये एक सिनेरियो इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि निफ्टी में कितनी वेटेज है। अब मैं निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करता हूं। यहां पर मैंने एक टेबल बनाई और सारे ही स्टॉक्स को मैंने यहां पर कंसीडर करना शुरू किया। जैसे रिलायंस को लेकर भी मैंने यहां पर दो नंबर्स लिए कि रिलायंस फिलहाल यहां पर मंथ्स में कितने परसेंट डाउन है और जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था 19 अक्टूबर को, तब से लेकर ये कितने परसेंट डाउन है। तो ये सारे नंबर्स मैंने यहां पर सेम इसी तरीके से प्लॉट कर लिए इस पर्टिकुलर शीट में। तो रिलायंस को अगर हम देखें 4 मंथ्स में, पहले 4 मंथ्स की बात कर लेते हैं। जो लेटेस्ट 4 मंथ्स में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। निफ्टी इज डाउन बाय 9% एंड रिलायंस इज डाउन बाय 18%, एचडीएफसी इज डाउन बाय 2%, 9%, 16, 3, 9, आईटीसी इज अप बाय 12%, एलएनटी इज अप बाय 2%। तो ये सिर्फ दो स्टॉक्स ही अप हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, मैं यहां पर एवरेज निकालता हूं इन चार स्टॉक्स की। एवरेज को हम कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। एवरेज के लिए इक्वल टू AVERAGE और यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट को लेकर हम इन सब का एवरेज निकाल लिया। तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे कि टॉप 10 स्टॉक्स की जो एवरेज परसेंटेज डाउन है दैट इज 6.27%, जबकि निफ्टी की कितनी डाउन है 9.21%। यानी कि इन टॉप 10 स्टॉक्स को गिरने नहीं दिया गया, निफ्टी से भी कम गिरावट हुई है इन टॉप 10 स्टॉक्स में। यानी कि अगर टॉप 10 स्टॉक्स को मेंटेन कर लिया तो यहां पर ऑपरेटर्स का काम आसान हो जाता है। अब जो बचे हुए 40 स्टॉक्स है, एक बार उनकी एवरेज फॉल देखते हैं हम। यहां पर एवरेज फॉल उनकी देखने पर हमें पता चलता है कि कितने परसेंट बाकी 40 स्टॉक्स ऑन एन एवरेज डाउन है। ऑन एन एवरेज बाकी स्टॉक्स डाउन है 10.16% और इसमें कुछ स्टॉक्स तो 55%, 28%, 12%, 23%, 16, 12, 21, 17, 14, 16, 19, 13 बहुत ज्यादा भी डाउन है। तो यहां इसी तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि 19 अक्टूबर यानी कि 1.5 years बैक की सिचुएशन क्या थी। तब से लेकर अब तक निफ्टी कितनी डाउन है, दिस इज डाउन बाय 7.26%। जबकि यहां पर अगर टॉप 10 स्टॉक्स की हम एवरेजिंग की बात करने लगे तो यहां ये नंबर निकल कर आता है, दिस इज नॉट डाउन, दिस इज अप बाय 0.53%, ½ % से ये 10 स्टॉक्स अप हैं। तो आप ध्यान से समझो इसी बात को
कि निफ्टी के 10 स्टॉक्स को कंट्रोल किया, इनको गिरने नहीं दिया गया और पूरी मार्केट में क्या माहौल बनाकर रखा हुआ है कि निफ्टी तो डाउन ही नहीं है और टॉप 10 स्टॉक्स को सिर्फ यहां पर मेंटेन कर लिया गया। तो ऐसा लगता है कि निफ्टी डाउन नहीं है जबकि बाकी सारे स्टॉक्स डाउन है। सिर्फ 10 स्टॉक्स की जो ऊपर की जो 10 स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज 60% है, वो 1.5 ईयर्स में माइनस में नहीं है, दैट इज इन प्लस। तो अगर हम भी इस तरह की सिचुएशन चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी से बेटर करे, तो हमें क्या करना है, हमें निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में यहां पर काम करना है। अब क्योंकि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, तो यहां पर जो मैं हमेशा कहता हूं कि वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, तो यहां हम अपने 5% से को चेंज करके 10% भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 10 कंपनीज हैं ऑलमोस्ट, और ये सिर्फ एक सेक्टर से नहीं है, ये मिक्स सेक्टर से हैं। टॉप 10 कंपनीज, टॉप 10 वेटेज है, क्योंकि जो बाहर के एफआईआईज हैं, सोवरिन फंड्स हैं, या फिर बाकी एचएनआईज हैं, उनमें से भी काफी लोग क्या करते हैं, वो निफ्टी 20 में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो निफ्टी ईटीएफ है। दे डोंट वांट टू मच वॉलेटिलिटी इन देयर पोर्टफोलियो। उसको मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि निफ्टी अगर ऊपर जाए तो उनका पोर्टफोलियो ऊपर जाए, निफ्टी नीचे आए तो उनका पोर्टफोलियो नीचे आए। जैसे 1.5 ईयर्स की भी अगर हम निफ्टी की परफॉर्मेंस देखें, देन दिस इज 7.27% डाउन, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करने लगे, सभी के मिलाकर जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं, जिनका हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो में आज की डेट में है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो कंबाइंड टुगेदर ऑल माय पोर्टफोलियोज, उनका जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास डाउन है अभी। लेकिन 18% क्यों है? मार्केट में अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स में पैसा लगाकर रखते तो शायद हमारा उतना डाउन नहीं होता, क्योंकि लास्ट 4 मंथ्स का भी हमारा एवरेज माइनस में 6% के आसपास है, और अगर हम 18 मंथ्स की बात करने लगे तो यहां पर 0.53 है। तो ये सारी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में और वो भी टॉप 10 कंपनीज में काम नहीं करते, इसलिए ऐसा लगता है। तो यहां पर बिल्कुल भी माइंड से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो मींस हमारा डाउन है, निफ्टी डाउन नहीं है। निफ्टी डाउन इसलिए नहीं है, निफ्टी को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे टॉप 10 स्टॉक्स की हम बात करते हैं, इन टॉप 10 स्टॉक्स में से भी अगर मैं सिर्फ 2 स्टॉक्स को यहां से निकाल दूं या 3 स्टॉक्स को यहां से निकाल दूं, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी और आईटीसी, इन 3 स्टॉक्स को निकाल दिया जाए, तो जो यहां पर एवरेज निकलकर आता है दैट इज 11% नेगेटिव हो जाता है, ये एक ही झटके में। यानी कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स को भी मेंटेन करने के बदले किन स्टॉक्स को यहां पर मेंटेन किया गया? यहां पर सिर्फ इन 3 स्टॉक्स को मेंटेन किया गया। आप यहां पर ध्यान से समझो इस बात को। ये 3 स्टॉक्स कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी एंड एलएनटी, यानी कि 3 बैंकों को प्लस में रखा गया, जिसकी वजह से पूरा निफ्टी ही यहां पर मेंटेन हो गया। और अगर इन 3 स्टॉक्स को यहां से निकाल दिया जाए तो यहां पर ओवरऑल सिचुएशन कितनी हो जाती है? 11.46% हो जाती है, और जो निफ्टी यहां पर 7% माइनस में है, ये भी यहां पर शायद 12-13% के आसपास माइनस में होती। तो सिर्फ 3 स्टॉक्स को रैली दिखाई गई और यहां पर पूरे ही मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। ऐसा फील होने दिया गया हर किसी के माइंड में, हर किसी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में निफ्टी डाउन नहीं है, मार्केट डाउन नहीं है, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डाउन है। तो ऐसा फील कब कराया जाता है? जब यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स से जो उनके पास होल्डिंग्स हैं, उनको सस्ते प्राइस पर बेचने के लिए यहां पर मजबूर किया जाए, इमोशनली यहां पर यह फील करा के कि आपके बस की बात नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर यहां पर जरूरत से ज्यादा चीजें सस्ती नहीं की जाएगी, तो यहां रैली आएगी कैसे? और वो सस्ती चीजें ऑपरेटर परचेज कैसे कर पाएगा? ये एक इमोशनल अत्याचार है। इमोशनल अत्याचार सिर्फ उन लोगों के ऊपर होता है जो इन सारी वर्किंग्स को समझते नहीं है, जो यहां पर अपने एंड पर कुछ भी बैक टेस्ट नहीं करना चाहते, या हम चीजों को मार्केट की तरह से नहीं समझते। मैं यहां पर वीडियो क्यों बनाता हूं? मेरे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं आपको ये सारी बातें समझा सकूं, ये सारी वर्किंग करके दिखा सकूं कि सिर्फ 3 कंपनीज ही अब हैं। अगर हम रिसेंट लास्ट 18 मंथ्स की गिरावट की बात करने लगे, तो सिर्फ 3 कंपनीज को कंट्रोल करके, उनको थोड़ा सा ऊपर करके पूरी निफ्टी की परसेंटेज ही यहां पर कंट्रोल कर ली गई। इन 3 को अगर निकाल दें तो निफ्टी भी डाउन है, फिर अच्छी खासी, ये कम डाउन नहीं है। और इसी तरीके से काम किया जाता है। अब बात ये आती है कि हम क्या करें? क्या छोटी कंपनीज में काम करते रहें या सिर्फ 10 स्टॉक्स में काम करें? तो ये हमारी अपनी चॉइस है।
अगर हमें परसेंटेज वाइज बड़ी फिगर चाहिए जब रैली आए मार्केट में, तो सिर्फ इन कंपनीज से काम नहीं चलेगा, फिर हमें मल्टी बैगर्स भी चाहिए होंगे जो 100% अप जा सके, 200% अप जा सके, या 50-60% अप जा सके। तो ये वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें नेगेटिव कम देखना है तो इन टॉप 10 कंपनीज में काम करो, हमारी नेगेटिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर आप खुद भी देखोगे तो अगर हमने टॉप 10 स्टॉक्स में काम किया होता 18 मंथ्स में, तो हमारा पोर्टफोलियो 0.5% प्लस में होता। नेगेटिव होना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरीके से अगर लास्ट 4 मंथ्स की भी हम बात करें, लास्ट 4 मंथ्स में भी हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ 6% डाउन हुआ होता अगर हमने टॉप पर भी लिया होता, जबकि निफ्टी 9% डाउन होती। 18 मंथ्स में निफ्टी 7% डाउन होती, हमने उसको अपबीट किया होता। तो ये हमारी चॉइस है पर्सनल। लेकिन यहां पर ये समझने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ अपना पोर्टफोलियो डाउन है। इन टॉप 10 स्टॉक्स को अगर आप हटा दो तो बाकी सब कुछ डाउन है, और इतना ही डाउन है। और अगर हम लास्ट 18 मंथ्स की भी यहां पर बात करने लगे, बचे हुए 40 स्टॉक्स की भी हम बात करने लगे, तो उसमें भी आपको जो डाउन साइड नजर आएगी, वो डाउन साइड इक्वल टू, हम यहां पर एक बार एवरेज कर लेते हैं, और एवरेज लेकर हम यहाँ पर, दिस इज द रॉन्ग फिगर इट इज टेकिंग, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट को एवरेज करने के बदले हम ऊपर को एवरेज करते हैं बेसिकली। तो ये फिगर हमारी ठीक बेटर कैलकुलेट होकर आएगी। यहाँ से फिगर आ क्यों नहीं रही है? एक बार फिर से हम डिलीट करके तब एवरेज निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 10% वाले एवरेज को हटा देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली अपनी कैलकुलेशन ना दिखाए और हमें करने दे। तो ये 7% के आसपास डाउन है बाकी 40 स्टॉक्स, और इनमें काफी स्टॉक्स जैसे डिवीज लैब है वो 45% डाउन है। हम यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ की बात करने लगे, देन दिस इज 30% डाउन। है यहाँ पर हिंडाल्को 25% डाउन, हीरो मोटोकॉर्प 20% डाउन, बीपीसीएल 24, यहाँ पर बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों मिलाकर ऑन एन एवरेज 30% डाउन है, और अदानी पोर्ट्स 19% है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स अप हैं। यहाँ पर 24% टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा 29% एंड विप्रो 49%। तो ऐसे ही चीजें काम करती हैं। यहाँ पर बेफिक्र रहो। मार्केट जब इंडिया की बात हम कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इंडिया पर कैपिटा इनकम इज $2000, चाइनाज 9000 के आसपास है, 10000 के आसपास है। हमें यहाँ से 5 टाइम्स होना है। ये 5 टाइम्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी आंखों के सामने ही होगा। और निफ्टी जो अभी 17-18,000 पर स्ट्रगल कर रही है, जैसे ही ये न्यू लाइफ टाइम हाई बनाकर आगे चलना शुरू करेगी, तो जो यहाँ पर अंडर परफॉर्मर्स हैं, जैसे टॉप 10 से अलग जो बाकी स्टॉक्स हैं, वो अच्छी रैली यहाँ पर दिखाना शुरू करेंगे। ब्रोडर रैली नहीं है मार्केट में। ब्रोडर प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई हुई है, और इसमें सिर्फ किसी एक का पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, जितने भी दिग्गज हैं उनके भी पोर्टफोलियो डाउन है। अगर हम रेखा झुनझुनवाला जी के सारे स्टॉक्स को कंबाइन टुगेदर करके और उनके भी पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करने लगे, तो वो भी प्लस में नहीं होगा, वो भी अच्छा खासा माइनस में ही होगा। केडिया साहब का भी माइनस में होगा पोर्टफोलियो, और जो बाकी भी जितने सारे एचएनआईज हैं उनका भी माइनस में होगा। हम जैसे जो छोटे अभी इन्वेस्टर्स हैं, उन सबका भी इसीलिए डाउन है क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होने की रहने की जरूरत है, क्योंकि निफ्टी को मैनेज किया जा सकता है। ओवरऑल मार्केट को यहाँ पर कुछ लोग मैनेज नहीं कर सकते, 3-4 स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। मार्केट में रैली ड्यू है, वो आएगी। 18 मंथ्स हो चुके हैं मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए। जनरली इस तरह की जो गिरावट रहती है वो 12 मंथ से 18 मंथ्स के बीच में ही रहती हैं। वी आर एट द एंड ऑफ दिस बेयर मार्केट। जो बेयर मार्केट इस तरीके से, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ पर बेयर में है। अदरवाइज इंडिया इज इन ए बुल फेज फॉर नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स। यहाँ पर 20-30 इयर्स तक इंडियन मार्केट में तेजी ही रहेगी। सारे रीजंस अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट के देखो तो वो सारे नजर आते हैं। विद इन 3-4 इयर्स, 5 इयर्स आप देखोगे कि इंडिया में जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है और जो हाईवेज का नेटवर्क है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और जो वन ऑफ द लोएस्ट था वर्ल्ड में। यानी कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम बिल्कुल लोएस्ट पर थे रैंकिंग में, उसमें हम हाईएस्ट में पहुंच जाएंगे। और ये एक एक करके सारे ही जितने सेगमेंट्स हैं वहां हम इसी तरीके से तरक्की करने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ अपने पोर्टफोलियो को संभाल कर बैठने की जरूरत है। एटलीस्ट इस टाइम पर कुछ नहीं किया जाए जब मार्केट बिल्कुल पैथेटिक सिचुएशन में हो। अगर पोर्टफोलियो को रीजिग भी करना है, इसको स्ट्रक्चर भी करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, चेंज करना है,
तो जब मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रैली दिखाएगी, 1 ईयर की कंसिस्टेंट रैली रहेगी, ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स विल बी मेकिंग 52 वीक हाई एंड लाइफ टाइम हाई, उस टाइम पर यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी कुछ भी चेंज नहीं करना। हमें ऐसा लगता है कि जो स्टॉक्स 50-60% डाउन है, उनके वापस से आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब मार्केट में रैली आती है तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, 20% के 2-3 अपर सर्किट लगते हैं और ऐसे ही सिचुएशन पूरी पूरी इंप्रूव हो जाती है। कुछ भी ऐसा टाइम नहीं लगता। मार्केट में जितनी तेजी से गिरावट आती है उससे ज्यादा तेजी से बढ़त आती है, क्योंकि बेसिक नेचर डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट की ऊपर जाना होता है, नीचे जाना नहीं होता। आप सीखते रहे, मैं सिखाता रहूंगा। आपका काम सीखना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है और खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देना है। यहाँ पर मैं भी एफर्ट्स करता रहूंगा, आप भी एफर्ट्स करते रहो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।